खराब दिखेंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे कि क्या रेडिएशन के खतरे, मोबाइल टावर के रेडिएशन के खतरे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब हमें सतर्क हो जाने की और सावधान हो जाने की ज़रूरत है। हमारे दो या तीन मेहमानों का ये कहना है कि नहीं, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, जहां रेडिएशन के खतरे इतने नहीं हैं कि उससे डरने की कोई ज़रूरत हो। लेकिन डॉक्टर अरुणा सक्सेना इससे सहमत नहीं है। अभी जैसे कि तेवतिया साहब कह रहे थे कि रेडिएशन तो एक्सरे से भी होता है, लेकिन उससे क्या कोई एक्सरे करवाना बंद कर देता है? अमृता जी, मैं रेडिएशन के बारे में बात नहीं करूँ, जो इसके टेक्निकल इश्यूज हैं, वी हैव टेक्निकल एक्सपर्ट्स टू टॉक अबाउट दैट। मैं, आपने जो मेंशन किया था मोबाइल फ़ोन के यूज से जो थर्मल इफेक्ट है, मैं उसकी बात करूँ, जो हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं। मैं अपने यंग व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, मैं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। आज की डेट में मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम 40% है। अगर हमारे पास कोई इनफर्टाइल कपल आता है, 40% केसेस में मेल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, एंड देयर आर वेरियस प्रूवन स्टडीज विद द कांस्टेंट यूज ऑफ मोबाइल फोन आपका स्पर्म काउंट ड्रॉप करता है, उसकी क्वालिटी ड्रॉप करती है, एंड जो उसकी फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी स्पर्म की ड्रॉप करती है, एंड दिस हैज बीन प्रूवन बाय वेरियस स्टडीज। तो मैं इन लोगों को उसके बारे में सेंसिटाइज करना चाहूंगी। बताइए जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ऐसा होता है। मैम, ऐसी कई सारी स्टडीज हैं, आप लोग जाके ये ग्लोबल स्टडीज है, आप लोग सर्च कर सकते हैं डाल के। डॉक्टर डेवरा डेविस के वेबसाइट में भी हैं। There are various studies and which is proven कि this is और दूसरी बात है कि लास्ट सितंबर वाज द मंथ फॉर अवेयरनेस ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी। अपने जो लेडीज हैं, जो जीन्स में यहाँ रखते हैं, बैक पॉकेट में रखते हैं और फोन ऑन रहता है, उससे देयर हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन बॉम्बे ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी, दैट इज कॉल्ड पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। This is only to create awareness to you all. जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सब चीजें देख रही हूँ। आई डोंट हैव एनी स्टडीज टू प्रूव माई सेल्फ, बट हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्म काउंट ड्रॉप कर रहा है। एंड जैसे ही हम लोग उनको बताते हैं कि आप मोबाइल फोन अपने ट्राउजर्स के पॉकेट से रिमूव करिए, रात में सोते टाइम अपने कमरे से बाहर रखिए, इट इज नॉट अर्जेंट, एंड मिनिमल यूज करिए, तो आपके हम लोग जब उनको कुछ महीनों के बाद एनालाइज करते हैं, देयर इज डेफिनेटली ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। एंड पीसीओ की आपने बात की, पीसीओ केसेस के आजकल 30% लड़कियों को पीसीओडी होता है। तो अभी राइट नाउ इसकी प्रूवन स्टडीज नहीं है कि मोबाइल फोन के यूज से होता है, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर आफ्टर 10 years somebody tells me it was because of mobile phone use. इसके पहले थी क्या पीसीओ इतनी ज्यादा? अगर खतरे नहीं है तो स्टैंडर्ड बनाए ही क्यों गए हैं? स्टैंडर्ड बनाए ही इसलिए गए हैं कि कुछ न कुछ खतरों की संभावना है। करेक्ट। आप ये देखिए, देयर यू हैव टू हैव अ ट्रेड ऑफ, राइट, कि आपने किसी वैज्ञानिक यंत्र को इस्तेमाल करना है, जो एक्सरे का जिक्र था, ठीक। हर एक चीज आप पानी पीते हैं, एयर क्वालिटी है, ओके, कार का एग्जॉस्ट है, मतलब हर एक फैसिलिटी का आपने इवैल्यूएशन करके एक स्टैंडर्ड रखना है, ताकि सब लोग उसको यूनिफॉर्मली अप्लाई करें। मापदंड है, सबकी समझ में क्लियर है कि मापदंड कैसे बनाया और किस नजर से बनाया। तो ये पूरी जो इंटरनेशनल स्टडीज हैं और जो मापदंड की संस्थाएं, उन्होंने ये सारी बात जो आप बता रहे हो स्टडीज हैं, सो दिस इज इंडिया में मतलब ये उभर के आ रहा है। बाहर भी उन्होंने, जैसे डैनिश कोहॉर्ट स्टडी है, स्कैंडिनेवियन स्टडी है, अमेरिका जो 17 साल 3 लाख ब्राजील में तो मैंने एक स्टडी पढ़ी जिसमें तो स्पष्ट रूप से है कि इसके खतरे बढ़े हैं, और ब्राजील का एक शहर जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स पाए गए, वो पता चला कि मोबाइल टावर्स की वजह से हो रहे हैं। तो WHO ने भी ये बात, ऑल द स्टडीज जो सारी स्टडीज का जिक्र हो रहा है, सो द अप्रोच दैट वी रेकमेंड, एटलीस्ट बिकॉज होता क्या है, नजर हमारे ऊपर आती है, whereas there could be a lifestyle issue, there could be a living issue, there could be other related aspects. तो ये जो भी आपकी तरफ से जो नजर में आ रहा है आपकी, तो अभी जैसे ऑल इन जो आप बता रहे थे, आप सेफली बच जाएंगे ये सुनते हुए कि वो कह रही है कि मोबाइल फोन के खतरे हैं, मगर मोबाइल टावर्स का जिक्र नहीं कर रही है। पर सच्चाई ये है कि अभी जो मैं इंडिया ने नॉर्म बनाए हैं 2012 में, उसके बारे में पढ़ रही थी कि रूफटॉप पे या पोल्स पे अगर या जमीन पे अगर कोई टावर लगाए गए हों तो उसके नॉर्म्स क्या होने चाहिए। दिल्ली के किसी भी इलाके में अगर हम जाके देखें तो जो नॉर्म्स सरकारी स्टैंडर्ड पे बनाए गए हैं उसको फॉलो होता हुआ दिखता नहीं है। ये जो नॉर्म्स खुलेआम वायलेट हो रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक मिनट। हाँ,
इन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं कि जो फ्लाईओवर्स पे, ब्रिजेस पे 5 मीटर ऊंचाई पे होना चाहिए एंटीने, 1 फुट ऊंचाई पे है। मैंने कल ही ये इंस्टेंस दिया हुआ है डीओटी को, तो हम देखेंगे, मगर देयर इज नो मॉनिटरिंग। कौन मॉनिटरिंग करेगा वो लिखित है ही नहीं। वो लोग बोलते हैं हमने तो गाइडलाइंस बना दी, वो स्टेट करेगा, स्टेट बोलेगा, म्युनिसिपैलिटी मॉनिटरिंग के बारे में आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जवाब ले लेना चाहती हूँ। मुंशी जी, ऐसा है, देयर इज वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। जो वो मेरा जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड तय किए हैं, हाँ। 2 एंटीना पे 35 मीटर्स की दूरी, 4 एंटीना पे 45 मीटर्स की दूरी, 6 एंटीना पे 55 मीटर और 12 एंटीना पे 75 मीटर्स की दूरी, ये जो पैरामीटर्स तय किए गए, क्या ये फॉलो कर रही हैं कंपनियां? मैं समझा रहा हूं। आप अगर उसी टेबल के नीचे की लाइन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है देयर इज कैपेसिटी एंड कवरेज लूपहोल, और अगर उसमें जो रेडिएशन है वो एक लेवल पे 20 वॉट इनपुट, ये टेबल जो बनाया है इट वाज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पावर इनपुट लेवल। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप उसी पे करो रेडिएट, क्योंकि मान लो इस कमरे में इतने सारे लोग हैं तो एक सेक्टर में मैक्सिमम 200 लोग एक बार कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क के डिजाइन में ऐसे होता है कि कई जो साइट होती हैं वो कवरेज मतलब कि दूरी तक है, दूसरी होती है कि अगर ये साइट और लोग ज्यादा हैं तो वो कैपेसिटी साइट कहलाती है। तो कैपेसिटी के लिए देन यू हैव अ नियरर, जैसे मान लो अभी भी जैसे मंत्री जी ने कहा है अपने रविशंकर प्रसाद जी ने कि ये जरूरी है और ये सबकी समझ में है कि भी मोबाइल का तो इस्तेमाल करना है क्योंकि उसकी सुविधा है, और अगर सिग्नल आपके पहुंचना है तो टावर का होना जरूरी है, और टावर का होना जरूरी है तो उसको लगाना जरूरी है। तो ये सब को बैलेंस आउट करने के लिए अभी जो 2008 के आंकड़े और शायद वो बाद में भी जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक भी देश में 7,36,000 मोबाइल टावर्स हैं। नहीं, हाँ, बीटीएस हैं, बीटीएस हैं। हाँ। और मोबाइल और जरूरत 4.5 लाख टावर हैं, 4.5 लाख टावर्स हैं और जरूरत 15 लाख की है। जरूरत ऐसे होएगा, देखो अगर आप ये देख रहे हो डिजिटल इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो होता क्या है, या आप मोबाइल ब्रॉडबैंड है और पूरी दुनिया में क्या होएगा कि ऑल दिस विल बिकम पार्ट ऑफ योर स्ट्रीट फर्नीचर, क्योंकि अगर सिग्नल आपके मोबाइल में पहुंचना है तो सिग्नल को पहुंचाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो जो टावर हैं वो हाइट पे, मतलब अभी नहीं, वो टावर लगाने से किसी का इनकार नहीं है, पर टावर लगाएं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा खर्च को करने के लिए कंपनियां तैयार नहीं है। एक आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर के स्टडी के मुताबिक तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए खर्च की जरूरत है, जो मोबाइल कंपनियां खर्च नहीं कर पा रही हैं उस 15 लाख टावर्स को लगाने के लिए, और संभवतः इसलिए भी कई तरह के नॉर्म्स कई जगहों पर फॉलो नहीं किए जा पा रहे हैं। ये जो कहना है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल हम लोगों को, हम तो लगाना चाह रहे हैं टावर, तो 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया है उन्होंने अभी। 30,000 करोड़ क्या है? मैडम, 2 इशू, सिर्फ 1.25 करोड़ आदमी को सफर होना है। एक क्वालिटी ऑफ सर्विस है और दूसरा जो है ये रेडिएशन का इशू है। अगर हम पूरे कंट्री की सारी पॉपुलेशन को अगर हम कवर करना चाहें और उनको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, वो अर्बन एरिया में भी हो और रूरल एरिया में भी हो, तो जो 8 लाख के कंपैरिजन में 15 लाख बीटीएस जो है दैट कैन बी एन अप्रोप्रिएट फिगर। लेकिन रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट। अगर हम पूरे कंट्री में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहते हैं, अर्बन एरियाज में भी डिजिटल और डिजिटल इंडिया के लिए और ब्रॉडबैंड सर्विसेज वगैरह भी हम चाहते हैं, तो ये बीटीएस जो है वो 8 लाख से बढ़कर वो फिगर जो है 15 लाख और उससे भी आगे जाने की संभावना है। एक चीज, बीटीएस, एंटीने, टावर, ये तीन अलग चीजें, अलग चीज है। प्लीज, आई वांट टू करेक्ट यू ओवर देयर बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट बीटीएस एंड एंटीने। और टावर इज टावर, एंटीना इज द वन व्हिच इज स्टक अप एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द सिटी। वो आपके बेडरूम के बाहर भी लगेगी, आपके बेडरूम के सामने भी लगेगी। ज्यादा खतरनाक आपको कौन सा लगता है, और ज्यादा खतरा आप लोगों की नजर में किससे हो रहा है? हमारी नजर में ये एंटीने का प्रॉब्लम है, और एंटीने के जो रेगुलेशंस हैं वो हम लोग नहीं कंट्रोल करते हैं। या तो ये करते हैं या तो म्यूनिसिपैलिटी नहीं करती। जो कंपनी, मोबाइल कंपनी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बम्बई में
एक कंपनी टिकोना करके है, 40-50 मीटर टावर, they went and erected it right facing another residential building which is at a higher height. न तो म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लिया, न तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से परमिशन लिया, जो भाई साहब ने डीओटी के रेगुलेशंस बनाए हैं। फिर हमने कंप्लेन किया तो 15 दिन में निकालना पड़ा, तो निकाल दिया। 3 एंटीना एक मलबारी क्लब में डाले और वो बोलते हैं ये बूस्टर है, ये एंटीना नहीं है। फिर मुझे पता लगा, बिकॉज आई एम अ मेंबर देयर, तो मैं जाके देखा, नीचे जाके मैंने बड़े बड़े केबल्स देखे, ये लैंप जैसे लगते हैं। और उन्होंने एक मिस्टेक किया, बिकॉज दे वांटेड बिजनेस, तो वो मोबाइल कंपनी ने सारे नजदीक के कस्टमर्स को बोल दिया that we have strengthened our network. वो जाके मैंने दिखाया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभी जो आम आदमी की अज्ञानता है उसका फायदा तो नहीं उठा रही है मोबाइल कंपनियां। इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे और यहाँ पर मौजूद हमारे युवा साथियों को भी शामिल करना चाहेंगे अपनी इस चर्चा में। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो अब तक हमने जो चर्चा की उसमें बात आई कि मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि का कहना है कि ये लाइफस्टाइल के खतरे हैं, लेकिन और जो दूसरे नागरिक संस्थानों के लोग हैं उनका ये मानना है कि ये लाइफस्टाइल से ज्यादा लापरवाही का मामला है। सरकार ने अपनी तरफ से नॉर्म्स बना रखे हैं, स्टैंडर्ड बना रखे हैं, लेकिन सरकारी स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के पालन के लिए क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? क्या वो मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपरली काम करता है? इसके बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट जानकारियां नहीं है। जहां पर भी रेजिडेंट्स वेलफेयर के लोग या रेजिडेंट्स इंडिविजुअली अगर सवाल उठाते हैं, वहां पर कभी कभी मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर कहीं अनदेखी हो रही है तो उसके लिए क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? अगर ये बता दें तो फिर उसके बाद मैं अपने दर्शकों के पास चलूंगा। मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में टर्म सेल की यूनिट्स हैं और वो टर्म सेल जो है हर एक लाइसेंसिंग एरिया में एक यूनिट है वो, और उस यूनिट में करीब 8 से 10 ऑफिसर्स हैं। कुछ जगहों पे जो बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा हैं, जो छोटी स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑफिसर्स कम हैं। हर एंटीना जब कोई भी ऑपरेटर जो लाइसेंस ऑपरेटर है जब उसको लगाता है तो उस टाइम पर, वो लगाने के टाइम पर ही जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जिस पे उसको सिग्नल को रेडिएट करना है उस लेवल पे उसको, उसके बाद जो है वो मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के रिजल्ट्स जो है वो टर्म सेल को भेजते हैं। उसके बाद ही वो उस टावर से जो है सिग्नल रेडिएट किया जा सकता है। ये तो एस्टैब्लिश करने की बात हुई, लेकिन एस्टैब्लिश करने के बाद अगर नॉर्म्स का कहीं वायलेशन हो रहा है तो उसको देखने के लिए क्या? ऑपरेटर्स को एक सेल्फ सर्टिफिकेट भी देना होता है। ऑपरेटर्स उसका सेल्फ सर्टिफिकेट देते हैं कि हम इसको जो है हमने मेजर किया एंड वी आर फुली सेटिस्फाइड। टर्म सेल की यूनिट्स जो है ऑन रैंडम बेसिस 10% ऑफ द केसेस जो इन्होंने 10% केसेस में वो ऑलरेडी वेरीफाई करने के लिए उनको मापदंड हैं, उनमें से उन्होंने ऑलरेडी बहुत से स्टेट्स में ऑलरेडी वो 10% के लेवल पे पहुंच गए हैं। कई जगहों पे 7-8% के लेवल पर वेरिफिकेशन हो चुका है। मुंशी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर में, दिल्ली मुंबई में, जहाँ इंसान को रहने के लिए जगह नहीं है, वहाँ इन नॉर्म्स को फॉलो करना कितना पॉसिबल है? और अभी हमने देखा कि हमारी दिल्ली की जो नई गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ फ्री वाईफाई के आश्वासन पे ही चुनी गई है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी हेल्थ में कोऑर्डिनेट करने का क्या सोल्यूशन है? देखिए, मेरा तो इतना कहना है कि हमारे को मोबाइल फोन से जीना है। यू कैन डू विदाउट अ फोन, आई कैन डू विदाउट अ फोन, ही कैन नॉट डू विदाउट अ फोन। मगर हमारे को रेडिएशन लेवल कम चाहिए। हमारा इतना ही ऑब्जेक्टिव है, प्रोटेक्ट आवर हेल्थ। हेल्थ इज माई फंडामेंटल राइट एंड आई शैल हैव इट। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तिलक ने कहा था। हम लोग बोल रहे हैं हेल्थ इज माई फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी शैल हैव इट। मैं एक आंसर इनका और करना चाहूंगा। वाईफाई जो अभी हर सिटी में आ रहा है, मुंशी जी ने हाइट का भी मेंशन किया, तो वाईफाई के सिस्टम लगने के टाइम पर हाइट का जो है वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जो है अगर छोटे लेवल के खंभों के ऊपर में अगर हमारे एंटीनाज लग गए तो दैट कुड बी मोर हार्मफुल। तो इसमें हमको पूरी प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, जो डीओटी के मापदंड और ऑपरेटर्स को मिलकर बैठ के जब ये वाईफाई के सिस्टम जो है हर सिटी में लगने जा रहे हैं। हमारा जीवन संवाद सूचना के तारों के बीच में कहीं उलझ के तो नहीं रह जाएगा? वैसे मैं चाहती हूँ अगले सवाल की तरफ बढ़ें। मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज जो हम 20 साल बाद इस इश्यूज पे डिस्कशन कर रहे हैं,
आज से 20 साल पहले जब मोबाइल टावर लगाई गई थी और मोबाइल हमारे देश में आए थे, तो क्या तब ये इश्यूज के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो आज जो हम इस 20 साल के बाद इसको सोच रहे हैं और इसको रोकने का संभावनाएं जो भी WHO बता रही है, अगर ये 20 साल पहले की जाती तो शायद आज हमें इस पे विचार करने की अगर 20 साल पहले कोई काम नहीं हुआ तो कम से कम आज से, जब से जागे तभी से सवेरा मान लेना चाहिए। क्यों? लेकिन आपको क्या लगता है मेरे को पहले एक होना ही चाहिए चीज था इसमें ये? ऐड करनी है कि अगर हम लाइफ सेविंग ड्रग्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं दुनिया में, तो हम क्या करते हैं? वी डू स्टडीज इन लेबोरेटरीज फॉर इयर्स टुगेदर। किसी ने किया है ये EMF रेडिएशन का स्टडी जिस तरह लाइफ सेविंग ड्रग्स का किया हुआ था? और क्या हमारे को तंबाकू में सिगरेट पहले क्या था? स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। वो बड़ी स्ट्रांग लॉबी थी जैसे इनकी है, तो उन्होंने कहा नहीं, देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड दिस। ओके, तो स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। फिर बोलते हैं, अभी क्या लिखते हैं? स्मोकिंग किल्स। And how many persons die, may I know, of smoking? हम आपके पास लौटते हैं, एक सवाल ले लेते हैं जी। मुझे लगता है कि हमें हैस्ट में डिसीजन लेने की बजाय हमारे गवर्नमेंट को और जो सोसाइटीज वर्क कर रही हैं दोनों को साथ मिलकर के एक प्रॉपर ब्रॉड स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एज ए डेवलपिंग नेशन एक तरफ तो आपको डिजिटल रिवोल्यूशन करना है कंट्री में, तो और ज़्यादा एंटीना इरेक्ट हुई हमारी डिमांड है, दूसरी तरफ हेल्थ इशू भी है। तो मुझे लगता है एज ए डेवलपिंग नेशन हम किसी हैस्ट में डिसीजन ले तो हमारा नेशन एफोर्ड नहीं कर पाएगा, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नॉर्म्स को इतने स्ट्रिक्ट कर दें हम कि वो फिर बॉटलनेक के रूप में आ जाए। तो हम लोग पहले भी झेल चुके हैं इस तरह के बॉटलनेक। सरकार इस बारे में स्टडी तो करा रही है। मैं इसके बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगा कि अगर रशिया, इटली और पोलैंड ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, अगर वो तीनों फ्रीक्वेंसी पे 100 मिलीवॉट पे चल सकते हैं तो हमारा देश क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है, उसका जवाब न तो गवर्नमेंट देती है न तो इंडस्ट्री देती है। मैं काफी दफा मीडिया मीटिंग्स में भी पूछा हूं। शायद इंडस्ट्री के आप आज प्रतिनिधि जो बैठे हैं वो जवाब दे सकें आपका। इसमें ये मुद्दे पहली बार नहीं आए हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसे चर्चा हुई है, और इसी चर्चा के बाद जो बेस्ट स्टैंडर्ड है, आई मीन द ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड विच इज फॉलोड बाय सारी पूरी 99% कंट्रीज इज द ICNIRP एंड विच इज एंडोर्स्ड बाय WHO। तो वो समझने की बात है, जो वो लड़के ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि कभी भी कोई भी चीज का आपको यू हैव टू कम टू एक्सेप्टेंस कि भाई लेवल ऑफ साइंस एट दिस स्टेज ये कह रहा है, और इस लेवल ऑफ साइंस और नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए स्टैंडर्ड ये फॉलो होना चाहिए। मई 2013 में मैं तुरिन शहर में गया था, इटली में। वहां पर जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ICNRP स्टैंडर्ड्स हैं, 100 टाइम्स टफर स्टैंडर्ड्स हैं। और उन्होंने एक स्टडी का भी उन्होंने फीडबैक दिया। नाउ वहां पर 100% टेलीडेंसिटी ऑलरेडी अचीव हो चुकी थी। करीब करीब जिसको फोन लेना है हर एक के पास फोन वाज ऑलरेडी देयर। लेकिन क्वालिटी सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट दे वर फाइंडिंग प्रैक्टिकली डिफिकल्ट वाज कि अगर उनको एक भी एडिशनल एंटीना लगाना होता था तो दे वर फाइंडिंग कि नया एंटीना को लगाने के लिए जो नॉर्म्स हैं उसका वायलेशन हो रहा है। इंडिया में जहां पर टेलीडेंसिटी जो है 100% के लेवल पर नहीं है, तो जो ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ विच इज टेकिंग प्लेस, अगर हम स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा टफ कर देते, ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको टफ कर देते, 10 टाइम्स के बदले में हम भी अगर उसको 100 टाइम्स कर देते, तो हमारे लिए नया एक्सपेंशन है, जो डिजिटल इंडिया है। तो क्या हम विकास अपने लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पे, जान की कीमत पे चाहते हैं? नहीं, वो जो ICNRP से अगर हम कहें तो वो उनका कहना है कि जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी ऑलरेडी सेफ्टी फैक्टर इज ऑलरेडी बिल्ट इन। हमने उस सेफ्टी फैक्टर को बिल्ट इन को बांधते हुए भी हमने फिर भी हम भी अगर बिल्ट इन सेफ्टी फैक्टर्स हैं तो फिर हमें अलग से स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत ही क्या थी? फिर तो अगर वो अपने खुद ही अगर इतने सतर्क हैं तो हमें अलग से स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं थी। लॉजिक तो ये कहता है। कौन है ये तो जानो पहले। ICNIRP कौन है? ICNIRP अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन is an NGO with a link with the industry. That is a fact. And therefore, the industry and the research or industry and the media linkage has always created problems.
नहीं मैं कुछ बोल सकता हूँ इसमें। अगर आप नहीं अगर आप रेडिएशन स्टैंडर्ड्स कम करते हैं ना, एमिशन पावर कम करते हैं, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ये, क्योंकि ये है ना कि जब आप एंटेना और हैंडसेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका 95 to 99% वर्क जो है वो आपके हैंडसेट से है, और एंटेना सिर्फ 1 to 5% काम करता है। तो अगर एंटेना कम रेडिएशन करता है तो आपके हैंडसेट ज्यादा रेडिएशन करता है, और हैंडसेट तो आपके कान के पास ही है, तो वो कम और भी कई सवाल हैं रवि जो हो सकता है कि इसके बाद भी बने रहें, हमारे शो के खत्म हो जाने के बाद भी बने रहें, लेकिन हमारे जो यहाँ पर युवा साथी हैं, मैं चाहती हूँ उनके कुछ सवालों को जरूर ले लिया जाए। जी, मैं आप लोगों के डिस्कशन पे एक कमेंट कहना चाहूंगा कि जिस तरह की यहाँ पे बातें होती रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो मोबाइल की हो या फिर एआईआर की हो, तो ये सब बातें मुझे लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी तक ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो। अगर मैं यूपी में अगर कहीं जाते हैं, अगर किसी गांव में जाते हैं, तो वहां पे एंटीना लगाने के लिए मार होती है कि हमारे घर पर अगर एंटीना लगेगा तो 10,000 रुपए हमको एंटीना का किराया मिलेगा, और 5,000 रुपए और 6,000 रुपए किसी एक बंदे को मिल जाएगा जो उस पर एंटीना का रख रखाव करेगा। तो ये चीजें वहां पे होती हैं। तो वहां पे भी ये चीज होती है, अगर किसी के घर पे एंटीना लगा हुआ है, अगर उसको कोई हटवाने के लिए भी आता है तो वहां पर रिश्वत चल जाती है, हम आपको पैसे दे रहे हैं लेकिन इसका मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक बड़ी वजह है। अवेयरनेस जरूर है। मैं उसी चीज से यही बोलना चाहूंगा कि अगर ये बॉम्बे जैसे शहरों की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, दिल्ली जैसे शहरों की बात करते हैं, तो आप बरेली आइए, आप इटावा आइए, वहां पे आइए, वहां पे लोगों को इस चीज की बताइए कि चीजों को करिए। देवघर जैसे छोटे गांव में भी देखा है जी सर, पूना में भी देखा है जी। मगर ये क्या है कि मैं बम्बई में और दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी और आर्किटेक्चर इज सच दैट नाइदर दे कैन डू एनीथिंग नॉर आई कैन डू एनीथिंग एज अ सिटीजन, लेकिन इतने नजदीक से तो नहीं रखना चाहिए जो मेरे को आई एम फ्राइड, नथिंग एल्स। और आपने ठीक कहा, पैसा इज लाइक अ रिश्वत ओनली। वो जाके उनको कहते हैं हम आपको 50,000 देंगे, दूसरा वाला जाके बोलेगा मैं 1 लाख रुपया एंटीना का दूंगा, तो उससे मेरे को जरा लोभ होता है। 2-3 सवाल हैं जो मेरे मन में उभर रहे हैं। एक तो ये कि अगर कोई इंसान एक से ज्यादा मोबाइल फोन रखता है तो क्या उसको ज्यादा रेडिएशन का खतरा है? और दूसरा, क्या हमें एक नियमित विकास की जरूरत है जिसमें हमारा रेजिडेंशियल एरिया कैसा हो, जिसमें टावर के लिए कितनी जगह मुकर्रर की जानी चाहिए, एक टावर पर कितने एंटीना लगाए जाने चाहिए, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मॉनिटरिंग संस्था बनाई जानी चाहिए। वो मॉनिटरिंग संस्था स्थानीय लोग को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये सब करने की जरूरत है। अमृता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि किसी ने तो ये पॉइंट रेज किया। हमने 5 साल से यही काम कर रहे हैं टू गेट रेगुलेशंस। कहते हैं कि सबसे ऊंचा बिल्डिंग हो उसके ऊपर लगाओ, 5 फीट की हाइट के बिल्डिंग पे मत लगाओ, इतना डिस्टेंस लगाओ। क्यों कर रहे हैं? मगर देयर इज नो पॉलिटिकल विल to take such decisions and regulations and monitor them. एक आखिरी सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि खतरे चाहे मोबाइल टावर से हो या मोबाइल फोन से, तो हम किस तरह का प्रिकॉशंस लें? हम तो एक सजेशन देंगे कि अगर आप मोबाइल एंटीना के सामने हैं तो आप उसके प्रिकॉशंस करिए, विथ स्टेनलेस स्टील की जाली लगाइए, उससे आपको रेडिएशन अंदर कम आएगा। मैं इतना नहीं कहता हूं कि उससे ज्यादा कितना कम आएगा, मगर उससे कम आएगा रेडिएशन डेफिनेटली। जी, ये व्यवहारिक ज्ञान है। मॉस्किटो नेट जैसी जाली लगाइए। जी, डॉक्टर का क्या कहना है? मैं कह रही थी कि जो आपके जो भी रेगुलेशन है टावर के, वो सब अभी रेगुलेशन बनेगा जब होगा। आज की डेट में आप लोग जो कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप लोग अपना मोबाइल का जुडिशियसली यूज करिए। डोंट यूज मोबाइल ऑल द टाइम, हमेशा आपके कान के पास नहीं होना चाहिए। और अगर जरूरत है तो आप हैंडसेट यूज करिए। ज्यादातर आप टेक्सटिंग करिए, रात में सोच रहे मोबाइल अपने कमरे से बिल्कुल बाहर रखिए। अगर जैसे मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बट मैं खुद अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे रखना पड़ता है। आप अपने सर से जितना पॉसिबल उतना दूर आप रखिए, ये मैं कहना चाहूंगी। इसके अलावा मोबाइल फोन का, हैंडसेट का यूज इट्स अ सेफ्टी कंसर्न ऑल्सो। जब मैं बच्चों को देखती हूँ मोबाइल फोन हाथ में लिए सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक अभी हम लोग को बेसिकली उन चीजों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आई थिंक कॉल फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं आप लैंडलाइन को। आप लैंडलाइन पे कॉल फॉरवर्डिंग करेंगे तो आपको रेडिएशन होगा ही नहीं। और आप अपना रात में सोते टाइम आप फ्लाइट मोड में रख सकते हैं अपना मोबाइल फोन। very briefly, there is a need for an independent monitoring authority. जैसे आपके पास टेलीकॉम रेगुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर इज देयर, एज फार द EMF
एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आर कंसर्न्ड, उसके लिए भी एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड. जी. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज when I had gone to attend a WHO meeting, उन्होंने कहा कि इंडिया से they have not received any request coming in from India for carrying out any scientific study. On return from the WHO meeting, मैंने उसको इशू को टेकअप किया. तो हो ये रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स इन वन डायरेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वर्क्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड बोथ ऑफ देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या उसके लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं या प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज होनी चाहिए, नथिंग रियली कंक्रीट इज हैपनिंग ऑन दैट. जी, ये एक चिंता का विषय है, एक चिंता का विषय है. I just wanted 1 minute. There was a visitor from America, there was a visitor from Finland. We have met ICMR and also the people in AIMS. The initial studies which have already begun at ICMR already indicate positive results which are there against the radiation. Okay, there are health effects and there are health effects. जी. You cannot deny it. जी, रवि, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आखिरी जवाब आपसे चाहूंगी. जैसा कि भटनागर साहब ने कहा कि EMF रेगुलेटर्स की जरूरत है, और क्या मेरी तरफ से अगर ये मान लिया जाए सवाल, तो क्या आपको ये भी लगता है कि कोई स्थानीय संस्था भी बनाए जाने की जरूरत है, लोकल लेवल पे रेजिडेंट वेलफेयर्स को इसकी जिम्मेदारी देने की जरूरत है ताकि वो रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग कर सके? आपने रेकमेंड किया? जरूर, ये तो होता है, लेकिन ये सारे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि रेडिएशन लेवल्स कितने होते हैं. अगर आप 2 या 3 केले खाते हैं तो आपको ज्यादा रेडिएशन हो जाता है बिकॉज ऑफ पोटेशियम 14 जो बनाना केले में होते हैं. तो ये जो EMF के जो लेवल्स है ना, वो इतने कम है, वो आपके एक लाइट बल्ब से भी बहुत कम है कि आपको ज्यादा रेडिएशन इफेक्ट होता है केले खाने से. जी. तो ये जरूर ये देखना चाहिए सब कुछ पर्सपेक्टिव में कि व्हाट आर द लेवल्स एट विच आर डेंजरस. आप अगर यहाँ बाहर खड़े होते धूप में तो आपको इससे 100 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन मिलता है अगर आप बाहर जाकर धूप में खड़े होते हैं. जी, लेकिन रवि और हमारे तमाम मेहमानों की बातचीत से मुझे ये लग रहा है कि एक जुमला है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो सावधानी भी बरतने की जरूरत है और आत्मनियंत्रण की भी जरूरत है ताकि जो खतरे हमारे आसपास घूम रहे हैं उन खतरों से थोड़ा थोड़ा हम खुद सावधान रहें और थोड़ा थोड़ा हम दूसरों को भी जागरूक रखें और सतर्क रखें और मॉनिटरिंग करते रहें ताकि दूसरे भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसके प्रति लापरवाह न बने. आज इस चर्चा को खत्म करने का यहाँ पे वक्त हो गया है. कभी और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे. फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.